जी शुक्ला और बात करेंगे पहाड़ पर किसका राज। और इसी बीच उत्तराखंड से खबर आपको बता दें कि 3 बजे तक 49.27% मतदान अब तक हो चुका है। मतदान जारी है। उत्तरकाशी में जिले में 56.23% मतदान हुआ है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक ही चरण में चुनाव हुए जिसमें 70 की 70 सीटों पर मतदान जारी है। सबसे कम अल्मोड़ा में 73.61% मतदान अब तक हो चुका है। हरिद्वार जिले में 3 बजे तक 54.40% हुआ मतदान। रुद्रप्रयाग जिले में 3 बजे तक 50.27% मतदान हुआ। बागेश्वर में 46.64%, पौड़ी में 43.94% हुआ मतदान। पिथौरागढ़ में 45.50, नैनीताल में 52.36% हुई वोटिंग। देहरादून में 45.56%, चमोली में 48.11% वोटिंग अब तक हो चुकी है। टेहरी गढ़वाल में 44.74%, चंपावत में 47.63% मतदान अब तक हो चुका है। उधम सिंह नगर में 3 बजे तक 53.30% हुआ मतदान। उत्तरकाशी जिले में 3 बजे तक 56.23% हुआ मतदान। अल्मोड़ा जिले में 3 बजे तक 43% मतदान अब तक हो चुका है। उत्तराखंड में 3 बजे तक का क्या रेशियो रहा है मतदान का वो हम आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी जिले में 56.23% मतदान हुआ। सबसे कम अल्मोड़ा में 43.17% मतदान। हरिद्वार जिले में 3 बजे तक 54.40% मतदान हुआ। रुद्रप्रयाग जिले में 3 बजे तक 50.27% मतदान हुआ। सतपाल महाराज चौबट्टा खाल से ठोक रहे ताल। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 70 की 70 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। मतदान लगातार जारी है और जो मतदान प्रतिशत है वो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या है राजनीतिक समीकरण। उत्तराखंड में पहाड़ पर किसका राज होगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र शेट्टी जी भी लगातार बने हुए हैं और कुलदीप सिंह राणा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। सबसे पहले आऊंगी नरेंद्र जी आपके पास। उत्तराखंड में अगर हम मतदान की, क्योंकि हम मतदान रेशियो लगातार दिखा रहे हैं पिछले चुनावों के मुकाबले, इस बार मतदान को लेकर सबसे पहले क्या कहना है आपको? जी, मतदान ना तो बहुत ज्यादा उत्साहजनक कहा जाएगा और ना निराशाजनक। मतदान सामान्य तौर पर चल रहा है, लेकिन हमने ये देखा है कि जो इलाके जो ज्यादा प्लेन वाले इलाके हैं और वहां पे मतदान की संख्या ज्यादा है और कुछ पहाड़ी इलाकों में कम है पहाड़ी सीटों पर। लेकिन कुछ पहाड़ी सीटों में जैसे उत्तरकाशी है, वहां मतदान की संख्या बहुत ज्यादा हुई है। तो ये दर्शाता है कि जो ज्यादा मतदान है वो एक स्वभावतः माना जाता है कि जो सत्ता पक्ष है उसके पक्ष में नहीं जाता ऐसा मतदान। तो ये जनता का जो बहुत बड़ी संख्या में मतदान करने का ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी को भी दर्शाता है। तो आगे आगे देखना है अभी, क्योंकि अगर औसतन देखा जाए पूरा का पूरा तो लगभग 50% के आसपास मतदान हमने देखा है औसतन जो रिकॉर्ड हुआ है। जी कुलदीप राणा जी भी लगातार बने हुए। कुलदीप जी, आपकी क्या राय है इसको लेकर? इस बार जो मतदान प्रतिशत सामने आ रहा है पिछले चुनावों के मुकाबले, इस बार के मतदान प्रतिशत को कैसे देख रहे हैं आप? कहीं ना कहीं ये मतदान प्रतिशत भाजपा के पक्ष में जाता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से चीजें हुई हैं विगत कुछ समय में और जिस तरह से रुझान निकल के आ रहे थे जनता के बीच से, हालांकि मतदाता बहुत खामोश था इस बार। और इस बार की खामोशी उसकी बड़ी आश्चर्यजनक थी। इस मायने में भी आश्चर्यजनक थी क्योंकि 2017 में जब चुनाव हुआ था तो मोदी लहर में बड़ा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा था और चीजें चुनाव से पूर्व ही चुनाव के परिणाम एक तरीके से झलकने लगे थे कि हाँ मोदी लहर है और ये स्पष्ट बहुमत की तरफ चीजें जा रही हैं भाजपा के पक्ष में। लहर में कम, लेकिन इस बार उस लहर का प्रभाव थोड़ा सा बनता नहीं दिखा यहाँ पर। जिस तरह की चीजें हुई हैं और अंतिम समय में जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी की, गृह मंत्री अमित शाह की और योगी आदित्यनाथ जी की जो रैलियां यहाँ उत्तराखंड में की गई, विभिन्न क्षेत्रों में की गई हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़े दबाव
को दर्शा रहा है कि भाजपा एक बड़े दबाव में है और चीजें उसके पक्ष में उतनी सुलभ है नहीं। जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे कि ये उत्तराखंड की एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है उत्तराखंड में कि 2007 की बात है। 2007 के चुनाव में एक तरफ जनरल खंडूड़ी थे और दूसरी तरफ एनडी तिवारी, स्वर्गीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। तो जनता में जो क्रेज था वो जनरल खंडूड़ी को लेकर के बड़ा क्रेज रहा, ठीक। लेकिन उसके बाद जब 2012 का चुनाव हुआ और जनरल खंडूड़ी हैं जरूरी की तर्ज पर जब चुनाव लड़ा गया और उनको मुखड़ा बना करके चुनाव लड़ा गया, तो भाजपा सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन यहाँ ये देखने वाली बात ये है कि लेकिन जब 2017 में भाजपा ने कोई चेहरा नहीं दिया तो, और कांग्रेस के पास चेहरा था, तब भी कांग्रेस के पास चेहरा था, तो तब कांग्रेस का में भाजपा का हुआ था, ठीक। और अभी जो 2022 की स्थिति हम देख रहे हैं कि हालांकि कांग्रेस में के बयानों में, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बयानों में ये तमाम सारी चीजें उभर के आ रही थी। बार बार वो कह रहे थे, हरीश रावत ने भी कहा कि नहीं, मैं नेतृत्व नहीं कर रहा हूं, मुझे कहा गया है कि आप जो है एक कार्यकर्ता के रूप में इसको देखें। उन्होंने अपनी चीजों को स्पष्ट करने की कोशिश की, लेकिन भाजपा की तरफ से फिर जो भाजपा के प्रचार बैनर रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ पुष्कर सिंह धामी का चेहरा प्रमुख रूप से चुनाव कैंपेन में रहा है। तो ये देखने वाली बात ये है कि इस बार, और चूंकि भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो भाजपा के रहे हैं प्रदेश में चौथी विधानसभा में, उनको लेकर के जो नाराजगी रही है उसका खामियाजा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि वो चीजें उभर करके आ रही हैं। कुलदीप जी वापस आएंगे आपके पास कि अगर पुष्कर धामी को पहले ले आते जी, कुलदीप जी वापस आएंगे आपके साथ। हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रभात जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। और आपसे भी वही सवाल, चूंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों जगह चुनाव हो रहे हैं, आज दूसरे चरण का चुनाव जहां उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो वहीं 70 की 70 विधानसभा सीटों पर आज उत्तराखंड में चुनाव हो रहा है। आपसे मेरा सवाल है कि आप इस बार का जो मतदान प्रतिशत अभी तक का सामने आया है उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पिछले चुनावों के मुकाबले उसे इस चुनाव में आप कैसे देख रहे हैं? जी, जिस तरीके से मैंने आपको सुबह ही बताया था कि जब अधिक मतदान होता है तो वो सरकार की एंटी कमेसी के रूप में देखा जाता है। और जो 55 सीटों पे मतदान चल रहा है और 3 बजे तक जो भारी मतदान हुआ है वो निश्चित तौर पे ये बताता है कि जो वहां का स्थानीय मतदाता था, जब वो ईवीएम मशीन तक पहुंचा तो उसको जो मुद्दे थे, स्थानीय मुद्दे थे। देखिए, ये चुनाव राज्य सरकार के लिए हो रहा है, ये चुनाव केंद्र सरकार के लिए नहीं हो रहा। डबल इंजन की सरकार में बहुत नारे दिए गए और जिस तरीके से बताया गया उज्ज्वला गैस योजना और किसानों को हमने भरपूर गन्ने का मूल्य दे दिया है और बेरोजगारी का आंकड़ा कम किया है, और कोविड काल में जिस तरीके से परेशानियां लोगों ने, मजदूरों ने झेली, पैदल वो उन्होंने यात्राएं की और पूरा हेल्थ सिस्टम चरमरा गया था। तो जनता में जो आक्रोश या नाराजगी थी, क्योंकि मुस्लिम बहुल सीट जो है, मेरा ऐसा मानना है कि जो ये मतदान हुआ है, ये भारी मतदान होने का मतलब यही है कि जो इस बार लड़ाई है वो सीधी अखिलेश बनाम योगी की है। तो उनको ये मालूम है कि मायावती परदर्श से गायब हो चुकी हैं, उनका जो दलित और मुस्लिम फैक्टर है वो इस बार 2022 में गठबंधन के साथ जाने को आतुर है और मुस्लिम वोटों में ध्रुवीकरण नहीं हुआ। क्योंकि देखिए, मुस्लिम जो जितने भी प्रत्याशी वहां खड़े हैं वो भारी मतदान होने के बाद उनके चेहरे खिले हुए हैं। और जिस तरीके से बीजेपी ने पहली बार अपना दल के एक प्रत्याशी को स्वाद टाटा से उतारा, जबकि बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, तो ऐसी स्थिति में वहां का जो स्थानीय मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरीके से ये जो पूरी स्थितियां बनी, और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री को कानून व्यवस्था पे कसौटी पे कसना पड़ा इन दोनों फेसों को। तो जो 113 दोनों फेस में 113 सीटों में 91 सीटें जीत के भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, वो क्लीन स्वीप की स्थिति दोनों चरण में मुझे नहीं दिखाई दे रही है। और निश्चित तौर पे गठबंधन की सरकार ने, गठबंधन की राजनीतिक दल में जो जयंत चौधरी शामिल हुए, तो उनका और अखिलेश का जो गठबंधन हुआ उसमें निश्चित तौर पे उनको कुछ इजाफा होता हुआ दिख रहा है। और दूसरी बात, उत्तरांचल की जो आपने बात की, मैं ये कहना चाहूंगा कि पहाड़ में जिस तरीके से 2000 में उत्तरांचल का एक गठन किया और भारतीय जनता पार्टी वहां काफी बार सत्ता में रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बार बार चेहरा वहां बदलती रही और बार बार जो चेहरा बदला गया उससे जनता में कंफ्यूजन भी जाता है कि जब आप नेतृत्व में, जैसे पिछले 2017 से और 22 के बीच में 3 नेतृत्व बदले गए,
पुष्कर धामी एक ईमानदार, एक अच्छे युवा और तेज तर्रार मुख्यमंत्री साबित हुए जितने दिन वो सत्ता में रहे, लेकिन बहुत देर बीजेपी ने उस नेतृत्व परिवर्तन को कर दिया। और अगर बीजेपी यही नेतृत्व परिवर्तन पहले कर देती, त्रिवेंद्र सिंह रावत के पहले कर देती, तो निश्चित तौर पर फायदे में रहती। लेकिन अब जो आपका वहां पे जो एक कर्नल साहब को मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित किया है, और आपने जो केजरीवाल लगातार उत्तरांचल जाके बताते रहे कांग्रेस और भाजपा के बारे में, तो निश्चित तौर पे आप पे भी लोगों को थोड़ा सा डाइवर्जन हो रहा है। तो पहाड़ में जो मतदान का प्रतिशत हुआ वो धीरे धीरे ठीक नजर आ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के रोहेलखंड में भारी मतदान होना निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। जी प्रभात जी, वापस आएंगे आपके पास। नरेंद्र शेट्टी जी और कुलदीप सिंह राणा जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नरेंद्र शेट्टी जी, पहले मैं आपके पास ही आऊंगी। जैसे कि अभी प्रभात जी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी इस बार तीसरे विकल्प के रूप में उत्तराखंड में सामने तो आई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा। यशी, आम आदमी पार्टी बेसिकली देखा जाए तो अपने लिए तो कुछ कर पाए ना पाए, लेकिन शायद कांग्रेस को कहीं ना कहीं वो आहत कर रही है और थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी को भी आहत कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस समय जो फाइट वाली स्थिति है, उन्होंने जिस जोशो खरोश के साथ लड़ने की सोची थी, तो वो ऊर्जा उनके इस समय दिख नहीं रही है। लेकिन ये जरूर है कि जो उनका वोट बैंक है, वो वोट बैंक कहीं ना कहीं उसको कांग्रेस को भी हिट करेगा और कुछ भारतीय जनता पार्टी को भी करेगा। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे देखिए धर्म वाली और आप ये कहें हिंदुत्व वाला कार्ड जो है बहुत ज्यादा नहीं चलता उत्तराखंड में जी। और इसका एक जीता जागता उदाहरण ये है कि अभी महीने भर से कम समय पे एक यहाँ धर्म संसद की बात हुई थी, धर्म संसद हुई, और उसके बाद अभी चंद घंटे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉमन सिविल कोड की बात करी। तो ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं कि शायद वोट्स को मतों को पोलराइज करने के लिए काफी थे, लेकिन उसका भी प्रभाव इसलिए नहीं दिखता क्योंकि आप देखिए झबरेड़ा में अभी 3 बजे तक 59% मतदान हो चुका है, जो कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र कहलाता है, और हरिद्वार ग्रामीण में उससे भी ज्यादा 2% और है, 61% मतदान हो चुका है, जहां से कि हरीश रावत की पुत्री चुनाव लड़ रही है। तो ये चीजें सब कॉम्बिनेशन ये दर्शाता है कि जो आबो हवा उत्तर प्रदेश की है, वो हवा यहाँ उत्तराखंड में कहीं चलती नहीं दिख रही है। यहाँ ये जरूर दिख रहा है कि सरकार से नाखुशी का एक मत पड़ता दिख रहा है। जी कुलदीप जी, मेरा सवाल आपसे है, जैसे कि अभी नरदीन जी इस बात को कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी खुद का फायदा पहुंचा पाए या ना पहुंचा पाए, लेकिन कहीं ना कहीं इसका नुकसान जरूर कांग्रेस को भी होगा और भारतीय जनता पार्टी को भी होगा। बात अगर हम करें आम आदमी पार्टी की, तो अभी हमने हाल फिलहाल में देखा कि आम आदमी पार्टी की घोषणाओं के बाद, जब तक वो घोषणाएं कर रहे थे, जब तक वो एक के बाद एक जो उत्तराखंड के मुद्दे हैं उनको उठा रहे थे बहुत ही मुखरता के साथ, ऐसा लग रहा था कि मुख्य विपक्ष की भूमिका में ही आम आदमी पार्टी, लेकिन उसके बाद उनमें अंदरूनी कलह काफी देखने को मिली। तो क्या ये लगता है कि ये जो अंदरूनी कलह है ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हुई है आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए जैसी उत्तराखंड के संदर्भ में आम आदमी पार्टी जब यहाँ आई तो उसके पास कहने के लिए और दिखाने के लिए उसका दिल्ली मॉडल था जी। और काफी लोगों के लिए, काफी मतदाताओं के लिए वो लोक भावना भी हो सकता है। और जिस तरह की उन्होंने घोषणाएं की हैं यहाँ पर आने के बाद, जो उनके मैनिफेस्टो में रही है, देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो ने दोनों राष्ट्रीय पार्टियों भाजपा और कांग्रेस को मजबूर कर दिया जी। उनके पैटर्न पे, उनके लीव्स पे चलने के लिए, ठीक। और यही कारण है कि भाजपा और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में सिलेंडर से लेकर के पेंशन से लेकर के तमाम सारी चीजों को मुफ्त देने की बातें इसमें निकल करके आई। अच्छा, जहां तक अब मतदाताओं को डैमेज करने वाली और आम आदमी पार्टी के संगठनात्मक ढांचे की अगर हम बात करें, तो चूंकि आम आदमी का संगठन अभी यहाँ बहुत बड़ा संगठन रहा नहीं है उत्तराखंड में, क्योंकि अभी हाल ही में उसने 1 से 1.25 साल पहले उत्तराखंड में अपना पदार्पण किया चीजों को लेकर के, तो उसके बाद से संगठन के रूप में आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में कोई पहचान उस तरीके की नहीं है। लेकिन हाँ, एक सरकार के रूप में, क्योंकि दिल्ली सरकार है, दिल्ली में उनकी सरकार है, तो उसके रूप में और उसकी कार्यशैली के रूप में उसकी एक बड़ी पहचान है। तो उस नाते वो जो वोटर्स हैं उनको जरूर यहाँ पे प्रभावित करता हुआ दिख रहा है।
यहाँ पर यशी एक बात और गौर करने वाली है। मैं आपको चुनावी आंकड़ों की तरफ अगर थोड़ा सा मैं लेके जाना चाहूंगा कि हम 2013 का जो चुनाव देखते हैं, तो 2013 में जब चुनाव हुआ था तो उस वक्त अब तक का सबसे ज्यादा मतदान 67.22%। ये अब तक का उत्तराखंड का सबसे बड़ा मतदान था। ये 2012 में निकल करके आया था। लेकिन यहाँ एक आश्चर्यजनक बात ये थी कि 2012 में भाजपा सरकार नहीं बना पाई थी, जबकि वहां पर खंडूड़ी है, जोड़ी के बाद खंडूड़ी को दोबारा रिपीट किया गया था और भाजपा को 33.13% वोट पड़ी थी और उसकी 31 सीटें आई थी। वहीं कांग्रेस को 33.79% वोट पड़ा था और उसकी 32 सीटें आई थी और मात्र 0.66 के अंतर से कांग्रेस सरकार बना ले गई। लेकिन जब हम 2017 की बात करते हैं तो यहाँ चीजें और भी ज्यादा आश्चर्यजनक हैं, क्योंकि 2017 के जब चुनाव हुए तो 2017 के चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं घटा है, वो 0.30 के आसपास उसका वोट प्रतिशत घटा और लेकिन 33.49% उसने जो अपना जो 2012 में लाए थे उससे बहुत गैर मामूली हम कह सकते हैं। ठीक है कुलदीप जी, इन आंकड़ों पर हम बात करेंगे आगे और प्रभात जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभात जी, आपसे भी आगे हम चर्चा करेंगे, आपसे भी हमारे साथ बने रहिए। और हम बात कर रहे हैं पहाड़ पर किसका राज, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में हो रहे दूसरे चरण के चुनाव की भी बात करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। क्या मेरे शेर, जल्दी आउट ना हो। जी हाँ, प्रेडिक्ट करें क्रिकेट रिजल्ट्स और जीते लाखों, सिर्फ स्काई 247 पर, कहीं भी कभी भी 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन स्काई 247। Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं पहाड़ पर किसका राज और हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच देहरादून से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। देहरादून से बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ है जिससे प्रशासन में मचा हड़कंप। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी में है नितिन गोला। देहरादून से खबर, कांग्रेस नेता ने वोटिंग के दौरान खींची तस्वीर। कांग्रेस के नितिन गोला ने खुद के वोटिंग की खींची तस्वीर। कांग्रेस नेता ने मतदान करते हुए खींची ईवीएम की तस्वीर। मतदान की तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर भी डाली। आपको बता दें कि मतदान केंद्र में फोन प्रतिबंधित होता है
मतदान की तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की गई। पुलिस ने शुरू की है मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी। सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ वायरल, प्रशासन में मचा हड़कंप। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहां पर वोट देते हुए ईवीएम की तस्वीर खींची, उसके बाद इसी तस्वीर को सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया गया। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर काफी तेजी से वायरल हो रही है। और लगातार हम बात कर रहे हैं पहाड़ पर किसका राज, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के चुनावों की भी, जहां 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर आपको बता दें कि आज मतदान हो रहा है और उत्तराखंड की सभी सीटों पर यानी कि 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं, क्या कुछ राजनीतिक समीकरण है ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी लगातार बने हुए हैं, सीधे प्रभात जी का रुख कर लेते हैं। प्रभात जी, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का हम जिक्र करें, आम आदमी पार्टी अभी हाल ही में उत्तराखंड गई और यहाँ पर 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। बात अगर हम उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कितना जनाधार है। हालांकि बीच में कोशिश की गई थी कि सपा के साथ गठबंधन हो सकता है, ऐसी खबरें भी आ रही थी, लेकिन ये नहीं हुआ। देखिए ऐसी जी, आपको याद होगा संजय सिंह जो राज्यसभा के मेंबर हैं जी, वो पिछले 2 साल से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। बिल्कुल, कोई भी मुद्दा होता था, चाहे वो हाथरस की बेटी का मामला हो या लखीमपुर खीरी का मामला हो या कानपुर में के व्यापारी की हत्या का मामला हो, संजय सिंह लगातार योगी सरकार को घेर रहे थे और आप पार्टी अपनी उपस्थिति उत्तर प्रदेश में दर्ज कराना चाहती थी। उन्होंने कहा कि हम सारी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, भले उनको प्रत्याशी मिले लेकिन उतने मजबूत प्रत्याशी नहीं मिले। आप पार्टी की का एक मकसद है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और कुछ 2, 4, 5, 10% जो भी वोट मिले, वोट लेके हम राष्ट्रीय लेवल की पार्टी अपनी गठित करें, क्योंकि वो गोवा में भी चुनाव लड़ रहा है, उत्तरांचल में भी लड़ रहा है, पंजाब में लड़ रहा है, एक स्टेट में सरकार बना चुके हैं, पंजाब में सरकार में बड़ा फाइट में है, उत्तरांचल में भी वोट काटने की स्थिति में है, क्योंकि उत्तरांचल का परिदृश्य बिल्कुल बाइपोलर नहीं है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में बाइपोलर है अखिलेश बनाम योगी। वहां पे ये नहीं है कि पुष्कर धामी बनाम हरीश रावत, वहां पे कोटवाल की जो कर्नल है उनकी भी उपस्थिति वहां उत्तरांचल में दर्ज हो रही है। तो आप पार्टी का जो मुद्दा है वो मेन है 2024 और 2029, वो अपनी लंबी पारी खेल रहे हैं। उन्होंने सारे टिकट प्रत्याशियों को दिए हैं और अगर उनमें से 5-10 प्रत्याशी निखर के आएंगे जो एनसीआर से लगा हुआ इलाका है या मध्य में है, कुछ पूर्वांचल में है, बनारस साइड में, क्योंकि केजरीवाल खुद प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़े थे। तो आप पार्टी का मुख्य मकसद है कि हम अपनी उपस्थिति जो कांग्रेस धरातल में जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, कांग्रेस का संगठन उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया है, उसका स्थान 4थे नंबर का हम लेने का प्रयास करें। तो संजय सिंह लगातार मेहनत कर रहे हैं। संजय सिंह के नेतृत्व में चुनाव भी हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर और अभी केजरीवाल यूपी में नहीं आए ज्यादा, लेकिन उम्मीद है कि तीसरे चरण के बाद केजरीवाल की जनसभाएं लगेगी। तो ऐसी स्थिति में वोट का ध्रुवीकरण, देखिए जब कई लोग खड़े होते हैं तो निश्चित तौर पर वोट कटता है, लेकिन मैंने आपसे फिर कहा कि यूपी का जो इलेक्शन है वो पूरा बाइपोलर हो गया है, हर फेज में बाइपोलर होगा, क्योंकि अखिलेश बनाम योगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार बदलने के लिए अखिलेश चाहिए और मायावती और कांग्रेस वो किसी परिदृश्य में नहीं है। भले ये पोस्टपोल अलायंस में ये बाद में इनकी सीटों की जरूरत पड़े, तो ऐसी स्थिति में जो चुनाव हो रहा है वो अखिलेश बनाम योगी का हो रहा है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी लगातार वोट को जनता को समझाने का, देखिए मैं आपको ऐसी चीज बता दूं कि जो 2 चरण के चुनाव आज शाम को 6 बजे दूसरे चरण का चुनाव थम जाएगा, लेकिन मुख्य मुकाबला अब तीसरे फेज से शुरू होगा, क्योंकि कोई लहर, कोई बहाव, कोई पूर्वांचल से कोई ऐसी क्लीन स्वीप वाला बहाव नहीं चला है, या चाहे वो अखिलेश गठबंधन के पक्ष में हो या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो। बैलेंसिंग चुनाव हो रहा है, वोटर बहुत समझदारी से वोट दे रहा है, वोटर अपनी सरकार चुनने के लिए वोट दे रहा है, परिवर्तन का वोट दे रहा है, आक्रोश का वोट दे रहा है, सबक सिखाने का वोट दे रहा है। तो ये जो 2 फेज हुए हैं, ये जो मैंने आपको बताया उसमें वोट हुआ है। अब जो तीसरे फेज से चुनाव की लड़ाई शुरू होगी, बुंदेलखंड, मध्य यूपी, फिर उसके बाद मध्य में आएंगे, फिर पूर्वांचल जाएंगे, तो ये जो दिलचस्प लड़ाई है इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब वोट को पोलराइज करने का प्रयास करेगी।
यहाँ पे कानून व्यवस्था के मुद्दे को रखेगी। यहाँ पर जिस तरीके से योगी जी ने काम किया है, राम मंदिर का मामला है, राम मंदिर का आपको याद होगा कल राम मंदिर की 3D एक पूरी फिल्म जारी की गई, किस तरीके से भविष्य में राम मंदिर दिखेगा प्रदेश की जनता को या देश की जनता को, ये सारी चीजें रणनीति के तहत पूरी तय की जा रही हैं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि राम मंदिर का मुद्दा निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही भावनात्मक और जैसे कहते हैं श्रद्धा का प्रतीक है। और योगी जी ने जिस तरह विश्वनाथ कॉरिडोर में काम किया, जिस तरीके से चित्रकूट पे काम किया, जिस तरह अयोध्या में काम किया, ये सारे मुद्दे रखे जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि तीसरे चरण से और 7वें चरण का जो चुनाव है वो बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प है। क्या भारतीय जनता पार्टी जो 2 फेज में नुकसान उठा के आई है 30-35 सीटों का, क्या वो नुकसान यहाँ कवर होगा? ये सबसे बड़ी बात है। अगर भाजपा के लिए, कमल के लिए, योगी के लिए ये 4 चरण या 5 चरण महत्वपूर्ण नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बुरी स्थिति में दिखाई दे रही है। उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए ये 5 फेज का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे जो नजर आ रहा है वो क्लियर कट नजर आ रहा है कि कोई भी बहुमत की सरकार बनाता हुआ भारी मैंडेट के साथ सरकार मुझे नहीं नजर आ रही है किसी भी पार्टी के, दोनों पार्टियों में। वापस रुक करते हैं आपका। कुलदीप जी, आप अपने आंकड़ों को बताइए, जो 2012 के जो आंकड़े रहे या 2017 के जो आंकड़े रहे हैं उनके हिसाब से आप कह रहे थे कि काफी राजनीतिक समीकरण में फेरबदल देखने को मिला। जी यसी, मैं जब हम 2017 के आंकड़े देखते हैं यसी, तो 2017 में देखिए 2017 में जब ये बात बहुत ज्यादा प्रचारित थी कि मोदी लहर है, मोदी लहर है, तो ये बात आपको बड़ी आश्चर्यजनक है कि 2017 में उत्तराखंड में सिर्फ 65% पोलिंग हुई जी, 65.64% पोलिंग हुई, जबकि 2012 में 67.22%, यानी कि 2% कम पोलिंग हुई थी मोदी लहर में। लेकिन जो मोदी लहर है उसका असर ये था कि कांग्रेस का तो वोट बैंक नहीं घटा, लेकिन वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ, लेकिन भाजपा का वोट प्रतिशत सीधा 13% की जंप लेकर के 46% पे पहुंच गया और भाजपा को 46.51% वोट पड़ा। तो यानी कि जो मोदी लहर में जो वोट निर्दलियों के पास, बसपा के पास, यूकेडी के पास पहुंच गया था 2012 में, वो सारा वोट बैंक वहां से खिसक करके मोदी लहर में भाजपा के खाते में आ गया। और ये भाजपा के आत्मविश्वास का, जिसके दम पर भाजपा कह रही है कि हम सत्ता में आ रहे हैं, ये इसी का परिणाम है कि इसी के बल पर, इसी वोट प्रतिशत के बल पे वो कहने की स्थिति में है कि हम सत्ता में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि इस समय के चुनाव में, चूंकि 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी नहीं थी, लेकिन 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी एक मजबूत चेहरे के रूप में, मजबूत फैक्टर के रूप में उभर करके आई है। और उसके जो यूकेडी के पास चूंकि गवर्नमेंट को लेकर के या स्ट्रेटेजी को लेकर के कोई ऐसी रणनीति नहीं थी या कोई ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन आम आदमी के पास इन तमाम सारी चीजों को लेकर के चुनावी उसके पास एक प्रेजेंटेशन है जो जनता को प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ जो वोट फैक्टर है, जो यहाँ जो वोट कटेंगे पार्टियों के बीच में, तो उसमें जो अंतर होगा वो अंतर बहुत ज्यादा उस प्रभावी भाजपा के लिए या कांग्रेस के लिए के पक्ष में ऐसा जाता हुआ नहीं दिख रहा है। और क्योंकि यहाँ सबसे आश्चर्यजनक बात यह है यसी कि मैदानी क्षेत्रों के अपेक्षा पर्वतीय क्षेत्रों में बड़ी अच्छी वोटिंग हो रही है। अभी हम आप ही के उसमें देख रहे थे आंकड़े कि उत्तरकाशी में अच्छी पोलिंग हुई है, अल्मोड़ा में अच्छी पोलिंग गई है। तो इस तरह की जो चीजें रही हैं, ये चीजें कहीं ना कहीं दर्शा रही हैं कि जो मतदाता है वो मुखर नहीं है, उसने एक अजीब सी खामोशी ओढ़ रखी है, लेकिन वो डिसाइड कर चुका है कि मुझे किसको देना है। और ये एक अनिर्णय की स्थिति हम पत्रकारों के लिए भी है कि हम इसमें कोई कॉन्फिडेंट होकर के ये नहीं कह सकते कि ये सारी चीजें किसके पक्ष में जा रही हैं या किसके विपक्ष में जा रही हैं। जी नरेंद्र जी, कितना सहमत है आप यहाँ पर कुलदीप जी की बातों से? और अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, चूंकि आम आदमी पार्टी इस बार खुद को तीसरे विकल्प के रूप में लेकर आई है, चूंकि अभी उत्तराखंड के पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो कांग्रेस या फिर भाजपा, और उसमें चल रहा था कि 5 साल कांग्रेस 5 साल भाजपा। तो अभी आम आदमी पार्टी आ गई है, तो जैसे कि आपने बताया कि अपने लिए फायदा करे ना करे, बाकी भाजपा और कांग्रेस को नुकसान जरूर हो सकता है। ये जो मुफ्त वाली राजनीति आई उत्तराखंड में,
ये बहुत ज्यादा फोकस करने वाला विषय इसलिए रहा क्योंकि मुफ्त की राजनीति उत्तराखंड में भी हो रही और मुफ्त की राजनीति हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में भी शुरू हुई और आम आदमी पार्टी ने ही इसकी शुरुआत की कि हम मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी देंगे, तमाम तरीके के एजेंडे लेकर आए। तो इसका कितना फर्क आपको पड़ता हुआ नजर आया उत्तराखंड की राजनीति में? बिल्कुल यशी, देखिए जैसे आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रेटेजी रही है जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो जैसे चुनाव प्रचार उन्होंने शुरू किया तो शुरू से ही उनकी मंशा ऐसी रही हो कि केवल वो सॉइल टेस्टिंग के लिए आए हों और उन्होंने बड़ी गंभीरता से हर जगह अपने प्रत्याशियों को फील्ड किया है जी। और उनकी जो दूरगामी उनकी वो योजना हो सकती है कि 2027 के लिए वो ये कहते हैं कि उन्होंने शामियाना लगा दिया, अब आगे 2027 में वो पूरे दमखम के साथ इसमें शायद प्रवेश करें। अभी उनको उतना उत्साहवर्धन यहां से रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन आम आदमी पार्टी, आपका कहना ठीक है और बाकी भी जो जैसे कुलदीप जी ने कहा, ये कुछ बाकी दलों के समीकरण जरूर खराब कर देंगे क्योंकि ये पूरी तरीके से इसमें चुनाव में सक्रिय हैं। कोई ये नहीं कह सकते आप कि 70 में से वो केवल 50 सीट पे सक्रिय हैं, वो लगभग सभी सीटों पर उन्होंने अपनी दखल बनाई है और उनके साथ एक प्लस पॉइंट ये है आम आदमी पार्टी के साथ कि वो अकेले ऐसे चुनाव नहीं लड़ रहे, दिल्ली सरकार उनको सपोर्ट कर रही है और दिल्ली सरकार को सपोर्ट करने का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल जैसे चुनाव लड़ा जाता है और यहाँ पे उनके बकायदा जैसे बाकी जो दोनों राष्ट्रीय दल हैं उन्हीं की तरह उनके होर्डिंग, पोस्टर, बैनर और प्रचार सामग्री और वो सब चीजें हैं। जी बिल्कुल नरेंद्र जी, तो कहीं ना कहीं यही बड़ी वजह है कि यूकेडी वो स्थान नहीं बना पाई इतने सालों में जो आम आदमी पार्टी ने इन कुछ 1.25 साल में कर लिया। हाँ, यूकेडी को स्थान ना बना पाने के पीछे और भी रीजंस हैं। एक तो वो पहले कभी वो सत्ता में रहे भी वो तो उनके नेताओं ने केवल अपना निज हित देखा, उन्होंने पार्टी का हित पूरा नहीं देखा, ना उन्होंने अपने संगठन को मजबूत किया। और उत्तराखंड क्रांति दल अगर चाहती तो वो उसको मतलब विस्तार करके और अच्छी, जैसे वो 4 की संख्या में आए थे तो वो 8 या 10 की संख्या में आ सकते और वो सरकार में कमांडिंग स्टेट में आ सकते थे, लेकिन शायद वो वहीं तक सीमित होकर रह गए और उनके पास सबसे बड़ी जो कमी थी वो नेतृत्व की कमी थी। उनके पास कोई बड़ा नेता नहीं था जो उनकी पार्टी को लीड करके आगे चल सकता। लेकिन अभी जैसे प्रभात जी ने, मैं इधर की बात बताता हूँ, प्रभात जी ने जैसे बताया अभी कि उत्तर प्रदेश में सीधी सी जो लड़ाई है वो अखिलेश और योगी के बीच में है, मतलब जो भी डिसाइडिंग फैक्टर है। यहां पे ऐसी तस्वीर नहीं है कि हम सीधा कह दें कि ये पुष्कर सिंह धामी और हरीश रावत की लड़ाई है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो लड़ाई है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के से भी ज्यादा जनता की और सत्ता दल के बीच में लड़ाई है। तो इसका जो परिणाम आएंगे, इसके जो नतीजे आएंगे वो नतीजे बिल्कुल अलग होंगे, अलग हटके होंगे। वो कहीं पे मैंने जैसे कहा कि धर्म संसद और कॉमन सिविल कोड के मुद्दे भी प्रभावित नहीं कर पाए, तो ये दर्शाता है इस बात को लेकर कि यहाँ का मतदाता जो है वो अलग ही मिजाज का है, अलग प्रकृति का है, उसकी सोच, उसकी जो आस्था है वो बिल्कुल अलग है, वो सिर्फ प्रदेश का विकास चाहता है। जी प्रभात जी का सीधे रुख कर लेते हैं। प्रभात जी, आपसे मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने सुना कि उत्तराखंड की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी फर्क है क्योंकि उत्तराखंड छोटा राज्य है और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश काफी बड़ा राज्य है। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जो मुफ्त की बात कही उसका मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा असर लोगों पर हुआ जितना कि उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड में मुफ्त की जो चीजें देने की बात कही गई या रोजगार गारंटी योजना निकाली गई, जो तमाम चीजें हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्लस फैक्टर जरूर आम आदमी पार्टी की लेती, लेकिन यहाँ पर मुफ्त बिजली देना या फिर और जो तमाम घोषणाएं की गई उतना वो फैक्टर काम नहीं किया। देखिए ऐसी जी, उत्तर प्रदेश का मतदाता जानता है कि फ्री बिजली देने की बात जो लोग कर रहे हैं वो सिर्फ हमें एक वोट पाने के लिए कर रहे हैं। देखिए उत्तरांचल का एक भौगोलिक और राजनीतिक और सारी चीजें बिल्कुल अलग है। 70 सीटों की विधानसभा है उत्तर प्रदेश के साथ थी पहले, जब अटल जी ने उसको पूरा उत्तरांचल बनाया तो वहां राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां नेतृत्व करती रही, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, लेकिन वहां रीजनल पार्टी के रूप में आप पार्टी की उपस्थिति हो रही है। उत्तर प्रदेश में उससे बिल्कुल विपरीत रहा कि यहाँ पे जो भी रीजनल पार्टीज रही, मुलायम सिंह 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश रहे, मायावती रही, तो रीजनल पार्टी ने जिस तरह परिवारवाद और भ्रष्टाचार, यही मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा से लेके विधानसभा तक कैच कराया, क्योंकि उनको ये कहने के लिए है कि ये लोग परिवारवादी हैं, ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, और उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उनको भारी मैंडेट मिला। मैं फिर एक बार कह रहा हूं ऐसी जी, 2022 के विधानसभा चुनाव में स्थितियां बिल्कुल विपरीत है। 2022 के चुनाव में फैक्टर है महंगाई, फैक्टर है रोजगार,
फैक्टर है बेरोजगारी, फैक्टर है गैस का बढ़ना, महिलाओं की महंगाई, किचन का जो सामान है वो कम होना और आम व्यक्ति की आय में इजाफा ना होना। लोगों की जेब में पैसा नहीं है। 25 करोड़ की जो जनता है उसको अब राष्ट्रवाद पे, धर्मवाद पे और इसमें चुनाव पे नहीं जाना है। पहले ये हुआ करता था कि राष्ट्रवाद पे 2 चुनाव चले गए। मैं पिछले 3 दशक में देख रहा हूं कि 1 दशक पूरा राष्ट्रवाद पे चला गया और 3 दशक से वहां राम मंदिर का मुद्दा था, उसपे जनता आ जाती थी। अब जनता को बेसिक मुद्दे चाहिए, जो धरातल पे, जो जमीन पे जो लोग काम करें। पिछले बार 5 साल की सरकार में डबल इंजन की सरकार होते हुए जो केंद्र की योजनाएं थी, ये दावा कितना भी करें कि हमने 92% अपना 2017 का घोषणा पत्र पूरा कर दिया, तो मैं कहता हूं अगर आपने 92% घोषणा पत्र पूरा कर दिया तो रामराज आ गया उत्तर प्रदेश के अंदर। और रामराज है तो हर व्यक्ति के चेहरे में मुस्कान होनी चाहिए, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो। मुस्कान किसी के चेहरे में नहीं दिखाई दे रही है। तो मतदाता ने ये तय किया है कि इस बार चाहे देखिए इधर का हो चाहे 20%, चाहे इधर 80% हो, जो 80 बनाम 20 की बात योगी ने प्रयास किया, नहीं हुई। योगी ने कैराना मॉडल दंगे की बात की, अभी तक वो दंगे की बात कर रहे हैं, नहीं हुआ। अब वो कानून व्यवस्था पे आ गए हैं कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रायोरिटी है और हमने ये दावे, अभी राम मंदिर आ जाएगा 2024 में, हमें बना के देना है, मंदिर भव्य बनेगा और ये सारी चीज। अब जनता को जेब में पैसे चाहिए। आम आदमी, मध्यम वर्ग को क्या मिला? मध्यम वर्ग को पिछले बजट में कुछ नहीं मिला। मध्यम वर्ग को यूपी का लाखों करोड़ का बजट होता है, भारी भरकम बजट योगी ने पेश किया, नहीं मिला, उनकी जेब नहीं भरी। व्यापारी को व्यापार करने में सुविधा नहीं हुई। हाँ, आप कानून व्यवस्था की बात करके जरूर थोड़ा सा अपना डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। ये मोदी और योगी को पता लग गया है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो अब जातिगत आधार से उठ के मतदाता सुरक्षित चाहता है अपने आप को। मतदाता अब जो है, जो बहु बेटियां हैं वो अपने आप को सुरक्षा की दृष्टि में देखना चाहती हैं, रोजगार चाहिए। तो ये जो इनके कमान से तीर निकल गया है, अब मतदाता ये तय करेगा कि उत्तर प्रदेश की जो रीजनल पार्टी की जो सरकार हम लाएं, क्या फिर एक बार क्षेत्रीय दल को हम महत्व दें क्या, या फिर हम एक बार फिर राष्ट्रीय पार्टी को लाएं जिसमें भारतीय जनता पार्टी है। तो ये जो 2 सीधी हमने लड़ाई आपको बताई, वो बाइपोलर इलेक्शन का मतलब ही यही है कि अखिलेश बनाम योगी। अब जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, चाहे वो महान दल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे आपका निषाद पार्टी हो, निषाद अपना दल बीजेपी के साथ चले गए, राजभर को बीजेपी ने भाव नहीं दिया, उनकी सारी बातें नहीं मानी। अब अखिलेश को लग रहा है कि हम छोटी छोटी जातियों को जोड़ के हम सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये लड़ाई इस बात की है। अब मतदाता जो ईवीएम पे जा रहा है, क्या वो भरा हुआ जो बैठा है, जो 5 साल का आक्रोश है, गुस्सा है, क्या उसमें कन्वर्ट होगा या फिर वो डबल इंजन की सरकार को पसंद करेगा? तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार मतदाता साइलेंट है, मतदाता सबक सिखाने के मूड में है, मतदाता परिवर्तन करने के मूड में है। कितना होगा ये 10 मार्च को बता लें। जी बिल्कुल प्रभात जी, और हम सीधे रुख कर लेते हैं यहाँ पर कुलदीप राणा जी का। कुलदीप जी, बात यहाँ पर हो रही थी कि 3 चूंकि पार्टियां हो गई हैं, आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस, और यहाँ पर मुफ्त की राजनीति की शुरुआत करी आम आदमी पार्टी ने। लेकिन हम जैसे जब भी चर्चा करते हैं उत्तराखंड को लेकर, तो यहाँ पर बात होती है कि कोई भी पार्टी यहाँ के जो जमीनी मुद्दे हैं उन पर बात नहीं करती। यूकेडी हमेशा कोशिश करती है कि जो मुद्दे उत्तराखंड के हैं उन पर बात की जाए। फिर भी क्या बड़ी वजह है जो यूकेडी को वो स्थान नहीं मिल पा रहा है? यूकेडी हालांकि इस बार की अगर चुनावों की बात करें तो काफी एक्टिव भी नजर आ रही है। अगर पिछले के मुकाबले देखा जाए तो यूकेडी इस बार काफी ज्यादा अच्छा करने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन वो जो मुद्दे पहले लगातार उठाती चली आ रही है, जो मुद्दे जरूरी है उत्तराखंड के लिए, लेकिन अगर कांग्रेस भाजपा की बात करें तो उनके अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन फिर भी यूकेडी अपना वो स्थान नहीं बना पाई। देखिए, जैसी राज्य निर्माण के बाद जब 2002 में पहला चुनाव हुआ और उसमें उत्तराखंड क्रांति दल की लगभग 5 सीटें आई थी जी। और उत्तराखंड क्रांति दल ने विपक्ष में बैठने के बजाय कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार में शामिल हो गई और वहां से सत्ता की मलाई को लेकर के जो यूकेडी की तरफ से संदेश गया जनता के बीच में, वो बेहद नकारात्मक गया। और उसका नुकसान ये हुआ यूकेडी को कि उसके बाद के जितने भी चुनाव हुए उनकी सीटें बढ़ने के बजाय घटती गई।
और आज आलम ये है कि इस समय उत्तराखंड में यूकेडी के पास एक भी सीट नहीं है, क्योंकि जो उनके सिंबल पे चुनाव लड़े थे उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है। तो यूकेडी उत्तराखंड की एक सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी भी अगर आप बात कर रहे हैं कि सरकार बनाने की बात कर रही है, जबकि उत्तराखंड को एक मजबूत विपक्ष की जरूरत थी और मजबूत विपक्ष देने के लिए उस दिशा में कोई भी दल आगे नहीं आया, ना ही यूकेडी आई और ना ही आम आदमी पार्टी आई। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम आएंगे सत्ता में तो हम ये करेंगे, लेकिन अगर आम आदमी मैं समझता हूं कि अगर आम आदमी पार्टी ये कहती कि हम एक मजबूत विपक्ष के रूप में जनता की आवाज को विधानसभा में बुलंद करेंगे, हम उनकी आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे और प्रदेश में हो रही अराजकता भ्रष्टाचार को रोक लगाने की दिशा में हम आवाज उठाएंगे, तो मैं समझता हूं कि वो जनता को ज्यादा करीब जाती और सिर्फ मैदान ही नहीं बल्कि सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में भी आम आदमी पार्टी की पहुंच हो सकती थी। लेकिन ये जो एक विषय रहा है कि जिसमें विपक्ष को लेकर के, क्योंकि पूरे चुनाव में मजबूत विपक्ष गायब रहा, उसकी दिशा में किसी ने बात नहीं की, सत्ता की बात रही है। यूकेडी के फेल होने का कारण भी यही रहा कि यूकेडी राज्य बनने के बाद उसकी नजर सत्ता की कुर्सी पर थी, उसकी नजर राज्य के बुनियादी मुद्दों से हट करके सत्ता की कुर्सी की तरफ चली गई और यही वो कारण है कि जनता ने यूकेडी को नकारना शुरू कर दिया। आज की डेट में ऐसे हम आपको बताएं कि उत्तराखंड का जो स्वभाव है, यहाँ उत्तराखंड वासियों का जो स्वभाव है वो राजनीतिक नहीं है। ये ऐसा प्रदेश है जो राष्ट्रवादी प्रदेश है, जहां की जनता राष्ट्रवादी रही है और यही का उसने राष्ट्रीय दलों को भी चुना है, लेकिन ये आंदोलन से उपजा प्रदेश है। एक ऐसा प्रदेश जिसका बड़ा लंबा कालखंड आंदोलन के दौर से गुजर करके आया। तो जन मुद्दों को लेकर के जो चीजें हुई, तो उत्तराखंड का जो स्वभाव है, यहाँ की जो जनता का स्वभाव है, वो राजनीतिक स्वभाव नहीं है। वो आंदोलनकारी रहे हैं, वो राष्ट्रवादी सोच से प्रेरित रहे हैं, लेकिन वो राजनीतिक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की उत्तर प्रदेश की में देखने को चीजें मिलती हैं और यही कारण है कि वहां क्षेत्रीय दल ज्यादा प्रभावी हो सके। ठीक, तो उत्तराखंड की इस चीज को लेकर के और इस सामाजिक स्थिति को, इस मनोविज्ञान को समझने के लिए किसी राजनीतिक दल ने कोई इस तरह का प्रयास किया नहीं, और ये एक बड़ा कारण है कि चीजें उस दिशा में सकारात्मक नहीं गई जिस दिशा में राज्य निर्माण के बाद चीजें जानी चाहिए थी। आज की डेट की अगर हम बात करते हैं तो आज भाजपा से नाराजगी या कांग्रेस के पक्ष में खड़े होने वाली बात या आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाने वाली बात नहीं है। आज विषय यह है कि जो दल उत्तराखंड के हितों को लेकर के, उत्तराखंड के स्थानीय मुद्दों को लेकर के जनता की जन भावनाओं की ज्यादा करीब दिखाई देगा, जनता उसको मतदान करेगी। और कहीं ना कहीं पिछले 5 सालों में भाजपा इसमें असफल दिखी है। रोजगार जो बड़ा मुद्दा था, रोजगार देने में भाजपा असफल रही है, राजकीय नौकरी देने में भाजपा असफल रही है। तो ये तमाम, और कांग्रेस आज कह रही है कि हम ये करेंगे, या आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम इस दिशा में कदम उठाएंगे, तो यही वो कारण है कि जनता का रुझान इनकी तरफ जा रहा है। तो ये बड़े फैक्टर हैं जो इस चुनाव में प्रभावित कर रहे हैं। जी बिल्कुल कुलदीप जी, नरेंद्र सेठी जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नरेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर परिसंपत्ति का जो विवाद था वो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था, जो कि अब जाकर सुलझा, थोड़ा बहुत सुलझ पाया है। पुष्कर सिंह धामी को इसका क्रेडिट जाता है। सब लगातार इस बात को कह रहे हैं, डबल इंजन की सरकार की ताकत, और उत्तर प्रदेश में भी चूंकि भाजपा थी, कह सकते हैं कि इसलिए ये पूरा जो काम है, ये परिसंपत्ति विवाद जो है ये सुलझ पाया। क्या इसका फायदा मिलेगा भाजपा को? क्या थोड़ा बहुत भी इसका फायदा मिल सकता है? ये यशी एक ऐसा प्रश्न है नरेंद्र जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड में हुआ बम्पर मतदान। वोट प्रतिशत बढ़ने से कांग्रेस भवन में खुशी की लहर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हुआ जीत का एहसास। ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। देहरादून से खबर, जहां पर उत्तराखंड में हुआ बम्पर मतदान। और ये कांग्रेस कार्यालय की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, राजीव भवन की ये तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं
कि वोट प्रतिशत बढ़ने के बाद कांग्रेस में खासा खुशी जो है वो देखने को मिल रही है। कांग्रेस में आप कार्यालय के बाहर की तस्वीरें देख सकते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया जा रहा है। वोट प्रतिशत बढ़ने की खुशी में कांग्रेस कार्यालय की ये तस्वीरें, राजीव भवन की तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं कि ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया जा रहा है। राजीव भवन के बाहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं यहाँ पर सीधी तस्वीरें राजीव भवन की, जहाँ पर कांग्रेस कार्यालय में वोट प्रतिशत बढ़ने की वजह से काफी जश्न का माहौल देखा जा रहा है। और लगातार चर्चा कर रहे हैं यूपी की और उत्तराखंड की, जहाँ पर उत्तराखंड में 70 की 70 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो दूसरे चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश में जारी है। चर्चा हम इसी पर लगातार करें। नरेश जी से मेरा सवाल था यहाँ पर। नरेश जी, क्या कुछ कहना है आपको? अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। जी बिल्कुल, अभी हमने भी वहां का जायजा लिया है। हम लोग वहां से होके आए हैं, कुलदीप जी साथ थे, राजेश जी भी, और हमने देखा वहां पे कि कांग्रेस भवन में वहां पे जश्न का माहौल है। और उनको, जैसे एक लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं, कि उनको बस सिर्फ इस बात से मतलब था कि अगर वोट प्रतिशत ज्यादा हुआ है तो इसका मतलब ये हमारे पक्ष में है। तो उसी से ही वो उन्होंने ढोल नगाड़ों से वहां पे जश्न मनाना शुरू कर दिया है। और वहां जबकि भाजपा के कार्यालय में इस तरीके की कोई तस्वीर नहीं है, तो ये थोड़ी थोड़ी तस्वीर साफ तो हो रही है कि जो वोट प्रतिशत बढ़ रहा है उससे सुखद एहसास हो रहा है कांग्रेस को, और कांग्रेस के पक्ष में उनको लग रहा है कि हमको इसका लाभ हमें ही मिलेगा। लेकिन इससे बड़ी चीज एक मैं आपको यशी बताना चाहूंगा कि अटल जी ने ये राज्य दिलाया, और अटल जी ने ये राज्य दिलाया, जब ये राज्य बना तो इस राज्य के बनने के बाद उम्मीदें ये की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पारदर्शी यहाँ पे सरकार देगी, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा दखल कोई जातिवाद का या किसी धर्म से संबंधित कोई इतना ज्यादा दखल नहीं था। तो यहाँ सिर्फ विकास की और पर्यटन की बात होती। तो वो मूल मुद्दे से भी, इन दोनों मुद्दों से भी अगर भारतीय जनता पार्टी भटक गई तो मतदाता बहुत हताश सा हुआ यहाँ का। उनको ये लगा कि ऐसे काम तो हमारे लखनऊ से भी हो जाते थे, और हमारी राज्य होने, हमारी अपनी सरकार होने का, अपना राज्य होने का, हमें इसका एक्स्ट्रा लाभ क्या मिला। तो ये मुद्दा भी कुछ ऐसा है जिसको लेकर थोड़ी सी मायूसियत थी यहाँ के लोगों में। और उसके बाद जो भ्रष्टाचार का पूरी तरीके से ओत-प्रोत हो गए और सब भ्रष्टाचार की नदियों में नहा लिए दोनों दल, तो उससे जनता की रही सही जो उम्मीदें थी और कसर थी वो भी पूरी हो गई। और जनता आज बिल्कुल अपने को यहाँ की ठगी हुई महसूस कर रही है, और वो ये चाहती थी कि किसी तरीके से तीसरे विकल्प के रूप में कोई सामने आए। और उत्तराखंड क्रांति दल के सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, वो चाहते तो इस अपॉर्चुनिटी को भुना सकते थे। लेकिन शायद उत्तराखंड क्रांति दल के पास वो विजन नहीं था, और उत्तराखंड क्रांति दल के पास विजन ना होने की वजह से आम आदमी पार्टी को यह लगा कि हम लोग इस लड़ाई में कूदें। और उनको भी ऐसा लगा कि शायद इस लड़ाई में हम संख्या बल में ज्यादा नहीं आ पाएंगे और हम कमांडिंग पोजीशन में नहीं रहेंगे। तो उन्होंने अपना ध्यान पंजाब और गोवा की तरफ केंद्रित किया, जहां से उनको कुछ अच्छा फीडबैक मिलना शुरू हुआ। तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं, ये इनके साथ चलते हुए अब हमारा जो ये बिल्कुल अनूठा वर्चुअल रैलीज के थ्रू होने वाला चुनाव और वर्चुअल सोशल मीडिया पर आधारित ये जो चुनाव था, इसके परिणाम वास्तव में राजनीतिक पंडितों के समझ से भी बाहर हैं। और जो ओपिनियन पोल्स हैं वो भी पूरी तरीके से सटीक कुछ नहीं कह पा रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि हम 42 सीटों से ऊपर लेके आएंगे, भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि हम 44 सीटों से ऊपर लेके आएंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं ये नारा दिया है कि अब की बार 60 पार। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 60 पार नारा देने के बाद वो ये कह रहे हैं कि हम 44 सीटों से ऊपर आएंगे, तो इसका मतलब वो नारा भी थोथा था। जी बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की, जहां पर उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव मतदान जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में आज 70 की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है।